वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज के हमारे बिग न्यूज स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे, क्या ईरान और यूएसए इजराइल में कोई जंग होने की संभावना है? क्या आने वाले वक्त में चीन की डिजिटल करेंसी युआन अमेरिका यूएसडी के लिए कोई खतरे का साइन हो सकती है? 370 हटने के बाद कैसी है सूरत हाल यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की? और साथ ही बात करेंगे, भारत ने क्यों बुलाई अफगानिस्तान में यूएनएससी मीटिंग? इसी तरह के तमाम सवालात पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, ईरान और इजराइल क्या स्थिति रहेगी? अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मिस्टर रईसी से मुलाकात की है। आपको क्या सूरत हाल नजर आती है आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे साफ साफ ये दिखता है कि भारत और ईरान एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। पहले हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें, फिर हम विस्तृत बात करेंगे। और इसके साफ साफ क्यों दिखता है मुझे कि सबसे पहले कोई फॉरेन डिग्निटी यदि मिलने वाले थे इब्राहिम रईसी से ओथ सेरेमनी के पहले, तो डेट वाज मिस्टर जयशंकर। और उसके बाद में भी आप ये देखिए कि जब उनकी ओथ सेरेमनी होती है, उसमें जयशंकर जी जाते हैं, मोदी जी की तरफ से ग्रीटिंग्स देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के नजदीक, कोई भी दो देश आते हैं उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें कि आपके कल्चरल टाइज भी होते हैं, ऐतिहासिक संबंध भी होते हैं, जैसे इंडिया रशिया के भी हैं, इंडिया ईरान के भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स और उसमें दोनों के म्यूचुअल हितों का मेल होना, यह भी होता है। अब इसमें हमारे हित कहाँ है? क्योंकि अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है, हमको ऐसे देश चाहिए कि जो हमारे हित में सोचते हों और उनके हित हमारे हित से मिलते हों। देखिए, ईरान इज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल हिस्टोरिकली विद तालिबान, तो उनको भी अपने हितों की रक्षा करना है। तो हम वहां पर, हम दोनों की वेवलेंथ मिलती है, ईरान की भी और भारत की भी, तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। एक यह हुआ, ये जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है। दूसरा जो है, आप ये भी बात भूलिए कि जब तालिबान था ना वहां पर, तब इंडिया में भी कश्मीर में टेररिज्म हुआ था और ईरान पर भी टेररिस्ट अटैक हुए थे। तो ईरान के भी कान इतने ही खड़े होते हैं इन सभी विषयों पर जितने हमारे होते हैं, क्योंकि उसने भी सफर किया था। तो जब दोनों की स्थिति परिस्थिति दो मुल्कों की एक जैसी होती है और दोनों के कहीं ना कहीं लक्ष्यों का समावेश होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका निकट आना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। दूसरी बात जहां इसमें जियो इकोनॉमिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स जो है कि अब जिस प्रकार से आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो राइज हो रहा है, उसने बहुत सारी टेरिटरी ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी है। विशेषकर जो बॉर्डर पोस्ट है, चाहे वह तजिकिस्तान से लगी हुई हो, चाहे पाकिस्तान से लगी हुई हो, उस पे उसने जो कब्जा किया है। तो उसके बाद भारत को यदि हमारा ट्रेड करना है सेंट्रल एशिया की कंट्री से, तो अफगानिस्तान की रूट कोई हमारे लिए बहुत मुफीद नहीं है। फिर वहां पर तालिबान के होने के कारण पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होगा, जो नहीं चाहेगा कि भारत का ट्रेड उस तरफ से फ्लोरिश हो। चीन का भी आप देखिए कि चीन पे भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन पे भी उनके संबंध इलू इलू वाले चल रहे हैं। अभी तो बिल्कुल बुटरबू बुटरबू कर रहे हैं पाकिस्तान, चीन और तालिबान। तो उस स्थिति परिस्थिति में आप देखेंगे कि हमको दूसरी रूट चाहिए। अब वो दूसरी रूट जो जाती है, वो छाबार की बंदरगाह से जाती है, जो ईरान की बंदरगाह है। वो उसको डेवलप भारत ने किया है, भारत कर रहा है, किया नहीं है, कर रहा है। उसमें काफी विलंब हुआ, उसमें विलंब जरूर हुआ है। विलंब का कारण जो थे कि जो काक्सा एक्ट के तहत बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे और मैक्सिमम सैंक्शन पॉलिसी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी भी बहुत हद तक वो जारी है, बहुत हद तक जारी ही है। उसके कारण उसमें बहुत विलंब हुआ। यहाँ तक इतना विलंब ऐसी ऐसी चीजों में हुआ कि हमको क्रेन्स भेजनी थी, उसमें विलंब हुआ। जो फिर फ्रेट होता है, उसमें कंपनीज, चाहे अमेरिका ने उसके ऊपर हमको छूट दी थी, लेकिन कंपनीज घबराती थी डील करने में, वो नहीं हो पा रहा था। फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो थी, वो उसमें समर्थन नहीं कर रही थी। तो इसकी वजह से बहुत कुछ विलंब हुआ। लेकिन अब अमेरिका भी ये चीज देख रहा होगा कि ये जो स्थिति है, उसमें उसके हित भी कहीं ना कहीं भारत के हित से जुड़ते हैं, कम से कम व्हेन इट कम्स टू तालिबान। और इसमें ईरान और इंडिया के भी हित जुड़ते हैं। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि जिस प्रकार से म्यूचुअल टाइज बढ़ते जा रहे हैं,
उससे छाहबर की जो बंदरगाह है उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा, कहीं ना कहीं यूएस से भी बैक चैनल के थ्रू हो सकता है, फ्रंट चैनल के थ्रू नहीं, लेकिन बैक चैनल के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि भारत का इन्फ्लुएंस उस क्षेत्र में बरकरार रहे। फिर जिस प्रकार से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है कि भारत वापस से ईरान से तेल इंपोर्ट करना शुरू करे, क्योंकि ईरान का तेल हमको सस्ता भी मिलता है, वो बार्टर सिस्टम के तहत मिलता है। 10% पहले हम अपनी जो तेल की आपूर्ति होती थी वो ईरान से इंपोर्ट करके करते थे, लेकिन अमेरिका के जो प्रेशर था उसकी वजह से हमने वो जीरो पर, ऑलमोस्ट जीरो पर ले आए। तो उस वो भी स्टार्ट हो सकता है, तो उसमें जियो इकोनॉमी भी हमारी जुड़ी हुई है जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और भारत के विषय में मैं हमेशा कहता रहा हूं, भारत अलाइन तो करता है किसी के साथ भी, जैसे कभी हमने यूएसएसआर के साथ किया, आज हम यूएस के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो विदेश नीति है वो हम अपनी, जिसको कहते हैं ना कि फ्री फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है, कि हमारी फ्रीडम को हम कभी नहीं छोड़ते। तो चाहे फिर वो यूएस नहीं पसंद कर रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। और देखिए, ओथ सेरेमनी में हम किसी और नुमाइंदे को भी भेज सकते थे, हम हमारे जो एम्बेसडर हैं उनको भी भेज सकते थे। लगभग 73 कंट्रीज के अलग अलग प्रतिनिधि भी आए थे, नेतागण भी आए थे, खुद प्रेसिडेंट भी आए थे, जैसे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट आए थे, अन्य अन्य देशों के ऐसे लोग भी आए थे। लेकिन एस जयशंकर जी को भेजने का मतलब यह है कि टॉप लेवल से भारत अपने व्यक्ति को भेज रहा है, मतलब एक मंशा स्पष्ट है कि हम ईरान से जो संबंध है उनको और समृद्ध करना चाहते हैं। दूसरा, आप क्या पूछ रहे थे, थोड़ा सा मैं उसको, ईरान और इजराइल के बीच में क्या जंग हो सकती है, आपने शायद जी ये पूछा था। जी जी बिल्कुल। देखिए, हालात तो उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि जंग नहीं होगी। देखिए, जंग जब ही होगी जब अमेरिका ये चीज चाहेगा कि वहां जंग हो। और वर्तमान में जो चीन की चुनौती है, तो अमेरिका को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है इंडो पैसिफिक में। क्यों है? ऐसा नहीं है कि उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इंडो पैसिफिक में, लेकिन उसकी जो ग्लोबल हेजेमनी है उसको चाइना चैलेंज कर कर अपने आप को ग्लोबल हेजेमन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब कोई भी जो वैश्विक महाशक्ति होती है और वो उसको कोई चैलेंज करता है, तो उसका सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है उस चैलेंजर को खत्म करना, या कम से कम अपनी हेजेमनी को बनाए रखना। तो यदि अमेरिका को अपने आप को वर्ल्ड ग्लोबल हेजेमन बनाए रखना है, तो उसको चीन को वहां चेक करना होगा जहां चीन का सबसे ज्यादा दबदबा है, अर्थात साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में उसको अपना प्रेजेंस बढ़ाना होगा चीन को टक्कर देने के लिए। तो इसराइल जो है वो जब ही ईरान पर फुल फ्लैशेड वॉर की बात कर रहा हूं, एक हमला कर दिया, कुछ हुआ आपस में, जो ल्यूक बॉम्ब वॉर तो कई दशकों से चल रही है, लेकिन जिसको फुल ब्लोन वॉर की बात होती है तभी होगी जब अमेरिका चाहेगा कि वो खुद भी उसमें कूदे। क्योंकि आप ये सोचो कि ईरान इज नॉट समथिंग लाइक गाजा। ईरान बड़ी शक्ति है, और फिर मैं कहता हूं कि ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, वो चाहे लेबनान में हो, अभी आप देखो ना कि जब उधर गर्मी हो रही है तो लेबनान से रॉकेट फायर हो रहे हैं, चाहे वो गाजा में हो, फिलिस्तीन में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, जितने सारे प्रॉक्सीज ईरान के हैं मिडिल ईस्ट में और किसी देश के नहीं है। तो उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्रॉक्सी उसको पैदा कर रखे हैं अलग अलग मुख्तलिफ देशों में, तो मुझे लगता है कि इजराइल ईरान के ऊपर जब तक हमला नहीं करेगा, फुल फ्लेश्ड हमला नहीं करेगा, जब तक यूएसए उसको नहीं कहे और ये नहीं कहे कि हम साथ में हैं। और एक बात और, आप थोड़ा सा इजराइल के दृष्टिकोण से सोचें, आप 2 मिनट अपने आप को इजराइल के जगह पर रख के देखें। क्या पूरा के पूरा उसका नेबरहुड जो है वो एकदम फेल हो जाए और पूरा वॉलेटाइल हो जाए, तो क्या इजराइल के लिए अच्छा है? मुझे नहीं लगता अच्छा है, क्योंकि कोई भी सरकार होती है कहीं पर, मैं उदाहरण देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा रोग स्टेट, बिल्कुल रोग स्टेट है, हम बिल्कुल हमें फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन पाकिस्तान में सरकार का होना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कि वो अफगानिस्तान बन जाए और तालिबान जैसे लोग वहां पर काबू कर ले। क्योंकि सरकार है तो आप सरकार को यूएन में भी बात कर सकते हो, दुनिया भर का प्रेशर भी डाल सकते हो, लेकिन अगर तालिबान जैसे वॉरलॉर्ड्स अगर वहां पर बैठ जाए
तो फिर आप बात किससे करोगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल भी वहां तक चाहेगा या यूएसए भी वहां तक चाहेगा कि लेबनान हुआ या फिर ईरान हुआ कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए या उस स्थिति परिस्थिति में बन जाए कि क्योस हो जाए सीरिया जैसा। देखो अंततोगत्वा सीरिया में भी हालात कब सुधरने की कगार पे आए हैं, जब रशिया आकर वहां बैठा है। अब लेबनान या ईरान में तो अमेरिका नहीं बैठ सकता, या तो आके कौन बैठेगा, ऐसी स्थिति बनती है तो चाइना बैठेगा या फिर रशिया बैठेगा। ये दोनों चीजें ना अमेरिकन इंटरेस्ट में रहेगी, ना सऊदी इंटरेस्ट में रहेगी, ना यूएई के इंटरेस्ट में रहेगी, ना इजराइल के इंटरेस्ट में रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वॉर होगी, लेकिन हाँ वॉर ऑफ वर्ड्स होगी। एक दूसरे के शिप्स पे अटैक होंगे, कहीं पर छोटा मोटा ड्रोन हमला हो जाएगा, कहीं एस्पियोनेज होगा, ये सब चलता रहेगा। लेबनान के साथ मुझे लगता है छोटा मोटा कुछ होने की संभावना है, ऐसा दिखता है, लेकिन वो भी 5-7 दिन कुछ चले तो चले, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। वो भी मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा होगा। मतलब कयास ये लगाए जा सकते हैं डॉक्टर साहब की शब्दों के बातचीत तो चलती रहेगी, चाहे वो बम्बारिंग के शब्दों हो या जिस तरह के भी हो, लेकिन कुल मिलाकर शांति की संभावना नहीं ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी की। नहीं शांत प्रॉक्सी वॉर तो प्रॉक्सी चलती वॉर, रहेगी। देखो प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी, अपने अपने प्रॉक्सीज के थ्रू वॉर होगी। खासतौर से प्रॉक्सीज ईरान के होते हैं। इजराइल का जो है वो बेसिकली फिर वो इंटेलिजेंस यूनिट के थ्रू या दूसरी तरह से करता है, लेकिन ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं इतने सारे, उनके थ्रू कुछ ना कुछ होता रहेगा जो मुझे लगता है। लेकिन डायरेक्ट वॉर नहीं होगी, क्योंकि वॉर करने से अच्छा आप ये सोचिए ना कि पूरे ईरान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और केओस कर दिया, उसका फायदा किसको होगा? चाइना रशिया को। अमेरिका, इजराइल, सऊदी, यूएई, इनको तो नुकसान होगा। फिर तो वहां से जो इस तरह के जो आतंकवादी टाइप के लोग पैदा होंगे, जो अभी वहां नहीं होता। एक सरकार भी, सरकार कोई सी भी हो, सरकार सरकार होती है, सरकार में डिप्लोमेसी होती है। आज जेसी पोआ जो ईरान परमाणु संधि है उसमें कितने भी समस्या आ रही है, लेकिन बात तो हो रही है वियना में बैठकर। आप ये बताइए कि तालिबान जैसे लोग अगर ईरान में भी आकर बैठ गए या फिर लेबनान में आकर बैठ गए, तो आप बात ही किससे करोगे, बताओ? तालिबान से सबको आपत्ति इतनी क्यों है कि आज आप बताओ ना, हिंदुस्तान क्यों नहीं बात करना चाहता? आप बात करोगे किससे, ही बताओ? अशरफ गनी की सरकार है तो एक स्ट्रक्चर तो है, हम बात तो कर पा रहे हैं। कम से कम सामने एक चेहरा है जो देश की, राष्ट्र की नुमाइंदगी करता है वर्ल्ड लेवल पर। नहीं, जब कैसे भी कमजोर इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, संवाद व्यक्ति से नहीं होता है, संवाद होता है संस्थाओं से। ये बड़ी तो बात है संस्थाओं को कि संस्थाएं स्ट्रांग होनी संस्थाओं, चाहिए। जी। अरे कैसे भी संस्था हो, लेकिन संस्थाओं से ही बात होती है। संस्था खत्म हो जाएंगी किसी देश की, तो आप ये देखिए ना कि सद्दाम हुसैन जैसे भी थे, लेकिन सद्दाम हुसैन को टॉपल करके सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से आईएस और सब चीजें हुई। यदि सद्दाम हुसैन होते तो ये सब चीजें नहीं होती थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने ठीक कितना भी टोटलिटेरियन और डिक्टेटोरियल था, लेकिन संस्थाएं थी। इस प्रकार के जंतु वहां पैदा नहीं होते थे, मैं जंतु ही बोलता हूं उनको, आईएस वगैरह जो होते, इस प्रकार के जंतु पैदा नहीं होते थे। एक कंट्री था, एक कंट्री की तरह चलता था। हिंदुस्तान के भी उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, दूसरे दूसरे देशों के भी बहुत अच्छे संबंध थे। आप डेमोक्रेसी के नाम पे या इन सब चीजों के नाम पे यदि ऐसा करने लग गए, जिस प्रकार से यूएस ने बेवकूफियां की है और अभी तक उसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा कर दिया है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है अमेरिका का डाउनफॉल हुआ है, जिस प्रकार की फिजूल की जंगों में आकर। इराक का तो देखिए, अफगानिस्तान एक बहुत डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो हमला हुआ था, वो ट्विन टावर्स को सब हुआ था, लेकिन इराक में तो जो हुआ वो तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला भी नहीं वहां पर। एक गलत वॉर थी, उसके गलत अंजाम अभी तक की दुनिया भुगत रही है। तो इंस्टीट्यूशन को खत्म नहीं करेंगे अब, मुझे लगता है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि जो स्थिति बनती जा रही है और जो प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन है वो तो खैर चलती रहेगी, लेकिन अगर वर्ल्ड में कोई खतरे की या इस तरह की कोई स्थिति हो तो वो नहीं होगी। कुल मिलाकर ठीक ठाक ही रहेगा। डॉक्टर साहब, हमने अभी इजराइल और ईरान की स्थिति पर बात की है, एक तरह से यूएस का क्या रोल रहेगा, भारत का क्या रोल रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अफगानिस्तान पर रशिया अभी रिसेंटली तारिका ट्रोइका जो उनकी मीटिंग होने वाली है 11 अगस्त को, उसमें भारत को इनविटेशन नहीं है।
और भारत को इनविटेशन ना होना चर्चा का विषय इस वजह से भी है क्योंकि रशिया जब पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना को बुलाने के ऑप्शंस उनके लगते हैं, जब वो अमेरिका को भी मंच पे ला सकते हैं, तो ट्रस्टवर्दी दोस्त तो उनका भारत भी रहा है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? मुझे बड़ी स्पष्ट नजर दिख रही है इसमें कि रशिया दो कंट्रीज को बुलाना चाहता था साथ में, एक इंडिया और एक ईरान। और इंडिया को नहीं बुलाया गया चीन की वजह से, चीन ने इंडिया को रोका है, और ईरान को अमेरिका ने रोका है। लेकिन ठीक है, रशिया के हमारे जो संबंध हैं वो हैं, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि रशिया आज के समय वो यूएसएसआर नहीं है जो पहले हुआ करता था। और कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रशिया इकोनॉमिकली उतना सस्टेन नहीं कर सकता, उसकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। और ईरान को नहीं बुलाया है, वो अमेरिका नहीं चाहता था, अमेरिका वॉज नॉट कंफर्टेबल विद ईरान, इसलिए इन दो महत्वपूर्ण नेबर्स को अफगानिस्तान के इससे अलग रखा गया। लेकिन ठीक है, आप ये देखिए ना कि ट्रोइका टॉक्स में अभी तक क्या हासिल आया। पिछले आप ट्रोइका टॉक्स देखिए, शायद मार्च में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च में या मई जी, में। तो 18 मार्च। उस हाँ, तो उसमें क्या आया था, उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर पीस रहे, और हम चाहते हैं कि जो तालिबान के फ्रैक्शन है वो वहाँ की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करे, इस प्रकार की गुडी गुडी चीजें। तो वही तो चीज है उसमें, ये तो हर मंच से बोली जाती है कि हम चाहते हैं वहां पे पीस एस्टेब्लिश हो, और वहां पे वायलेंस नहीं हो, और वहां कंट्री फ्लोरिश करे, और वहां पर सरकार की रजामंदी से बने, दोनों फ्रैक्शंस मिल जाए, ये बात तो हर देश कहता है। तो वही हुआ, उसको कुछ हासिल नहीं आया था। दूसरी बात, कोई ये एक बात तो ऐसा मंच नहीं है ट्रोइका प्लस का कि जिसमें अभी भारत को नहीं बुलाया गया है, तो फिर भारत के पास दूसरे मंच नहीं है। तो बहुत सारे मंच है, और अभी चूंकि हमारे पास इस मंथ में यूएनएससी की अध्यक्षता है हमारे पास, तो ऐसी हम कई मीटिंग बुला सकते हैं, जब चाहे तब बुला सकते हैं। लेकिन बड़ी स्पष्ट बात है कि जो नहीं बुलाया गया उसके पीछे चीन है। चीन मुख्य है और चीन पर ही हम बात कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में यूएसडी डॉलर को चाइना डिजिटल युआन से खतरा महसूस हो रहा है, डॉक्टर साहब? डेफिनेटली हो रहा है, और इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के डिजिटलाइजेशन में बहुत पीछे हो चुका है। जब चीन ने अपना डिजिटल युआन न केवल निकाला है, बल्कि बड़े सिटीज में, उनके 4-5 शहरों में उसका परीक्षण भी करना शुरू कर दिया है, और जो बीजिंग ओलंपिक्स होने वाला है उसमें उसकी वह ग्लोबल लॉन्चिंग करेगा। इसके पीछे उनका जो मकसद है वह यह है कि अमेरिका का जो सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम, उसको बाईपास करने की कोशिश है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम की वजह से अमेरिका बहुत कुछ रोक लेता है ग्लोबल ट्रेड में, और फिर डॉलर की सुप्रीमेसी रहती है। तो उस स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने के लिए चीन डिजिटल युआन पर काम कर रहा है। दूसरी चीज, चाइना कि को लगता है कि डिजिटल युआन के होने से हर किसी के ऊपर ज्यादा मॉनिटरिंग कर सकता है वो, क्योंकि आप देखिए कि आज मेरे हाथ में नोट है, नोट पे चाहे नंबर है, लेकिन उस नोट का मैं कहाँ कहाँ उपयोग प्रयोग कर रहा हूँ, वो कोई ट्रेस करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यदि डिजिटल कंप्यूटराइज्ड है तो हर चीज मैं कहाँ खर्च करता हूँ, किस प्रकार का खर्च करता हूँ, और उसका डाटा, देखिए डाटा जो है वो पावर है आज के समय। तो वो डाटा की मेरी खर्च करने की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ है, किस चीज को खर्च करता हूँ, किस में नहीं करता हूँ, किस में बचाता हूँ, किस में चयन करते समय सस्ती चीज करता हूँ। फिर चाइना को जैसे अपने जनता को कहीं खुश करना हो, तो उनको पर्क्स की तौर पे बहुत इजीली वो दिया जा सकता है। तो वो बाय मोबाइल पेमेंट के थ्रू भी डिजिटल युआन दे सकता है कि कहीं ना कहीं जन आक्रोश है उसको संतुलित रखे, और उसका फिर जो आप कहते हैं सर्कुलेशन, वो भी उनको पता है कि कौन कौन सा सेक्टर में हो सकता है। उसमें ये भी किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ ये वाले पर्टिकुलर कोड से उसका उपयोग होगा, कहीं नहीं होगा। बहुत सारे एक व्यापक उसमें चीजें खुलती है, लेकिन उसका एक मुख्य मकसद जो है वह जियो इकोनॉमिक्स दिखता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको बाईपास किया जाए। और डॉलर तो इसलिए 5-6 साल पीछे हो चुका है, क्योंकि अभी जो वो डिजिटल डॉलर लाने की बात कर रहे हैं, उस पर उन्होंने अपना पेपर्स निकाले हैं, और उसके अंदर बताया है क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ये सब चीजें। तो अभी वो प्राइमरी स्टेज पर चल रहे हैं कि जिसमें वो पेपर वर्क कर रहे हैं। अभी उसको
उन्होंने डिजिटलाइज नहीं किया है, डिजिटलाइज करके उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, उसको मार्केट में नहीं लाए हैं। और बीजिंग ओलंपिक तक जो चाइना है, ये तो इसका उसका जो डिजिटल युआन है उसको अंतरराष्ट्रीय कर देगा। तो एक बड़ा चैलेंज है डॉलर के लिए भी और दूसरी मुद्राओं के लिए भी। और फिर आप ये सोचिए ना कि चाइना, सिंस चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसको यदि अपने युआन को, डिजिटल युआन को चलाना है, तो वो ये भी कर सकता है कि स्पेशल गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे कि अगर आप डिजिटल युआन में ट्रांजेक्शन करते हैं तो सपोज को आधा % का फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए कि मास ट्रेड में यदि आधा % कम कीमतें मिलती हैं तो उसका प्रसार कितने व्यापक रूप में होगा। फिर अभी कौन सी कंट्री है, फॉर जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, छोटा सा कंट्री साउथ अमेरिका का, जिसने बिटकॉइन को अपना नेशनल करेंसी के रूप में बनाया। क्या नाम है कंट्री का? आपने बताया तो था डॉक्टर साहब, एल कुछ सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। एल एल सल्वाडोर। सल्वाडोर। ओ, एल सल्वाडोर ने उसको लीगल टेंडर घोषित किया है बिटकॉइन को। और ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट विल बी पनामा, कि पनामा भी बिटकॉइन को लाया। बिटकॉइन में आप ये समझिए, बिटकॉइन के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी भी केंद्रीय बैंक का, लेकिन यहाँ पर डिजिटल युआन पे कंट्रोल है। हम डिजिटल रुपया भी ला रहे हैं, दूसरी कंट्रीज भी ला रहे हैं, लेकिन जिस व्यापक स्थिति जितनी एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में यदि चाइनीज सेंट्रल बैंक लाती है तो उसको प्रसारित बहुत जल्दी कर सकती है। उसको सीधे सीधे टक्कर दे सकता था डॉलर, लेकिन डॉलर ने डिले किया है। अब उनको तेज चलना चाहिए। और सौभाग्य है कि भारत डिजिटल रुपये पे बहुत आगे आ चुका है, तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन देन डिजिटल डॉलर राइट नाउ। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी खबर है एक तरह से कम कहीं ना कहीं तो हम डॉलर को मात देने की कुवत में आगे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ एक बात जानना चाहूंगी, ये तो खैर हमने डिजिटल करेंसी और उसका बात की, एक्चुअल में अमेरिका की आर्थिक स्थिति किस लेवल तक डावाडोल है इस वक्त? देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में भी। दूसरी बात ये है कि अमेरिका की स्थिति कितनी डामाडोल है। देखिए, बड़ा देश जो होता है ना, उसमें चीजें बहुत लंबे समय तक गोपनीय रह सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो उनके पास एसेट है, वो सबसे बड़ी जो शक्ति है अमेरिका के पास, वो डॉलर की शक्ति है। और फेडरल रिजर्व ने अभी तक इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया, लेकिन द वे दे आर प्रिंटिंग डॉलर्स, ये कहीं ना कहीं मुझे आशंकित करता है कि इतना डॉलर प्रिंट किया है इन्होंने कोविड के समय, तो ये किस तरफ चीजें जा रही हैं। और ऐसा नहीं हो कि स्ट्रक्चर किसी दिन भड़बड़ा के गिर जाए। जैसे कि सोवियत संघ का जब कोलैप्स हुआ था, तो इंटरनली उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा दीमक लग गई थी, ये कोई नहीं जानता था। वो तो जब वो भड़बड़ा कर गिरा, और जो रशिया की स्थिति हुई थी कई सालों तक, तो ये होता था कि आर्मी को भी रेगुलरली सैलरी नहीं मिल पाती थी। इस स्थिति में नया रशिया था। तो ऐसी स्थिति मुझे अमेरिका की लगती तो नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कि बड़ा देश जो होता है वो कितनी चीजें दिखाता है, कितनी छुपाता है। और बहुत लंबे समय तक बड़े देशों की क्षमता होती है कि वो चीजों को एक्सपोज नहीं होने दें। क्योंकि आप देखो ना कि वो अगर सोवरिन बॉन्ड निकालते हैं तो ही उन सोवरिन बॉन्ड से कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है कि इतना ज्यादा यदि फेडरल रिजर्व डॉलर छाप रहा है तो कहीं ना कहीं डर लगता है देखकर कि इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छप रहे हैं, तो किस तरफ ले जब जा एक सकते डाटा हैं। से ज्यादा जब कोई भी चीज का की बढ़ोतरी होने लग जाए खासकर करेंसी में, तो स्थिति का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल भी होता है डॉक्टर देखो साहब। देखो नहीं, एक स्थिति का ये अंदाजा लगता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, कितना कंट्रोल करती है फेडरल रिजर्व, उस पर ये देखने की बात है। वो कितने लंबे समय तक करती है। यदि इन्फ्लेशन शूट करता है तो समझना ये हालत दुनिया का अच्छे नहीं है। अभी वो शूटिंग लेवल पे नहीं गया है। अगर इन्फ्लेशन की दर शूटिंग लेवल पे चली जाए तो समझना, तो हमको फिर कान खड़े करने के टाइम है। अभी वो मुझे बिल्कुल। नहीं दिख रहा था। डॉक्टर साहब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और यूएनएससी में भारत अध्यक्षता कर रहा है अगस्त में, और उन्होंने अफगानिस्तान पर मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान में बड़ा विरोध हो रहा है इस पर, तो आपके क्या विचार हैं? आप इस मीटिंग को किस तरह से देखते हैं?
नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। अभी चूंकि हमारे पास समय है और हमारे पास अध्यक्षता आई है, और चूंकि अफगान सरकार जो कि एक फ्रेंडली सरकार है, जो वो चाहती है कि जिस तरह से तालिबान का विस्तार हो रहा है और जिस तरह से हिंसा और जिसको कहते हैं कि सिविल वॉर की तरफ, गृह युद्ध की तरफ अफगानिस्तान बढ़ता जा रहा है, तो एक मैत्रीपूर्ण देश ने, एक मित्र देश ने हमसे इस चीज का अनुरोध किया और हमने उसको करके दिखाया। क्योंकि जब हमारे पास शक्ति होती है, इसी को दोस्ती कहते हैं इंटरनेशनल टर्म्स में भी, कि जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें। और एक बात स्पष्ट हो चुकी है मनु, कि भारत और तालिबान एक साथ नहीं बैठ सकते। तो अब हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम और भी करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखते हैं अभी कुछ समय में अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भी भारत आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम उनका प्रशिक्षण करें या कुछ उनको सहयोग करें आर्म्स एमिनेशन की तरफ से। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। कि मेरा भी पर्सनल मत पूछोगे, मैं ऑफिशियल नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सनल लेवल की, बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। यदि जब मैं इंडियन पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ तो फिर मैं ऑफिशियल बात करता हूँ पार्टी लाइन पे। अभी मैं पार्टी लाइन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। कि मेरा क्या एज अ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट के रूप में मेरा क्या विचार है। मेरा विचार है कि भारत ये नहीं करेगा, और हमको दूसरे की आग में अपनी उंगलियां जलाने की जरूरत भी नहीं। आपने कहा भी ठीक है क्योंकि डॉक्टर साहब। देखो, उस आग में यूएसएसआर ने अपनी उंगलियां जला ली है। बिल्कुल। अच्छी तरह से जली थी, इतनी जली थी कि यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। अमेरिका ने अपनी उंगलियां जला ली, वैसा ही निकला वो बाहर, जैसे वियतनाम से निकला था। मुझे लगता है कि चीन को जलाने दो उंगली एक बार। जरूरी भी है, और वैसे भी आप नहीं काफी नहीं, मुखर हैं चीन को नहीं नहीं, चीन क्या है, अभी वो तालिबान के साथ बहुत गुटरगु गुटरगु कर रहा है ना। उसको और करने दो, और करने दो उसको। मैं तो चाहता हूं कि चीन की उंगलियां नहीं, चीन के हाथ जले वहां पे जाकर। वो तो हालात बताएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन स्थिति का जायजा इसी ग्रेवयार्ड बात ऑफ, से लगा सकते हैं नहीं, कि सिंजियांग एरिया पूरा बंद है। अफगानिस्तान इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ब्रिटिश का ग्रेवयार्ड बना, यूएसएसआर का ग्रेवयार्ड बना, अमेरिका का बना, मैं चाहता हूँ चीन का भी बने। इसीलिए आप चीन का टाई अप होने दीजिए। भारत अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से बैकडोर से करता रहेगा वही करना भी बस। चाहिए। फ्रंट पेज पर आना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया भर की मीडिया जिस तरह से विचार रखती है, देखती है या प्रोवोक करने की कोशिश करती है, उनको करने देना चाहिए। भारत सरकार अपने एजेंडे पर, अपनी सोच पर, अपने मनु, विजन पर, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे फिर फिक्स है। बोलूंगा मैं एक बात। विदेश नीति जो होती है वो नैतिकता पे नहीं चलती, नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है। अगर नेशनल इंटरेस्ट कहीं पर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने का होता है तो बिल्कुल भेजना चाहिए। लेकिन यदि उसमें हमारा कोई हित नहीं हो रहा है तो कोई इतने भी भले बनने की कोई जरूरत नहीं है हमको। डॉक्टर साहब, मैं अपना अगला आखिरी सवाल, उससे पहले कुछ व्यूवर्स के कमेंट आए हैं, वो जरूर मैं जी। साझा करना चाहूंगी। अनिकेत राज हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल से खुद को कहते हैं, बिहार से हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं। एक तरह से काफी कमांड है इनकी। अफगानिस्तान में हालात में सुधार और वहां से होने वाले घुसपैठ जो कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाएंगे, भारत को ईरान से संबंध सुधार नहीं होंगे। भाई आप वाली बात है डॉक्टर साहब कि हमें एज सुन एज, मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म पे तो आना ही होगा। अप एंड डाउन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और ईरान ने कभी भी भारत के खिलाफ ऐसे जैसा कुछ किया भी नहीं है कि जिसे कभी हमें नहीं अपनी किया। फॉरेन पॉलिसी को ट्विस्ट करना पड़े। देखिए अनिकेत, मैं एक बात कहता हूं कि भारत ईरान से तो अपने संबंध सुधार ही रहा है। और लगातार आप देखिए पिछले एक साल में, चाहे राजनाथ सिंह जी का दौरा हो, चाहे जयशंकर जी के 2-3 दौरे हों, ये इसी तरह प्रदर्शित करते हैं कि ईरान से हमारे संबंध सुधर रहे हैं। वैसे भी अमेरिका के प्रेशर में हमने ईरान से ऑयल बाय करना कम किया था। अन्यथा खुद 2016 में मोदी जी की यात्रा को याद कर लीजिए, उनके जो प्राइमरी रेसिडेंट थे ईरान के, 2018 में उनकी भारत यात्रा को याद कर लीजिए। फिर 2 बार जो रूहानी साहब ने वहां पर ओथ लिया था। एक बार तो हमने अपने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भेजा था, शायद 2013 थी,
की बात है। और उसके बाद हमने नितिन गडकरी जी को भेजा था उनकी उस सेरेमनी में। तो ये क्या दिखाता है, हमारे टाइज तो बहुत अच्छे हैं ही सही, क्योंकि यदि आप अपने देश के उपराष्ट्रपति को भेजते हैं, आपके प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनके राष्ट्रपति यहाँ आते हैं, नितिन गडकरी जी के स्ट्रेचर का व्यक्ति यदि जाता है वहां पर, यदि राजनाथ सिंह जी के लेवल के व्यक्ति जाते हैं, यदि जयशंकर जी बार बार जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि फ्रंट चैनल और बैक चैनल, टीयर 1 और टीयर 2 डिप्लोमेसी कितनी प्रभावी रूप से चल रही है। लेकिन अनिकेत को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आप कश्मीर का मुद्दा बोल रहे हैं ना, हमारे लिए अफगानिस्तान प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर में, हमारे लिए कश्मीर में प्रॉब्लम पाकिस्तान है। देखिए, तालिबान भी जो करता था वो पाकिस्तान के प्रभाव और पाकिस्तान के कहने पर ही सब कुछ करता था। अफगानिस्तान का कोई उनका ऐसा मोटिव नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि उनको कश्मीर में कुछ करना है। ये मोटिव जो है पाकिस्तान का है। तो हमारी जो परमानेंट समस्या है ना, वो अफगानिस्तान को लेकर नहीं है, हमारी परमानेंट समस्या जो है वो वहीं के वहीं बैठी है, हमारा वेस्टर्न नेबर ऑफ पाकिस्तान। तो हमको अगर वहां पे हालात खराब होते हैं अनिकेत, तो मैं ये कहूंगा कि हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बीफ अप करें, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फाइनली जो भी होना है बॉर्डर से ही होना है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को बीफ अप कर ले, कोई कुछ नहीं होगा अंदर। आगे कुलदीप सहरावत जी ने लिखा है, फेबुलस डिस्कशन। कुलदीप जी डॉक्टर हैं सऊदी अरब में, डॉक्टर साहब, अच्छा। और मान में तो अपने इंडियन इंटरेस्ट आप कह लीजिए, क्योंकि जब बाहर हमारे एनआरआई जो होते हैं, जो मेन स्ट्रीम में होते हैं, तो वो ब्रिज का ही काम करते हैं। तो कुलदीप नहीं, सहरावत जी ने मैं ग्राउंड पे कहता बड़ा हूं कि काम ये किया जो है। एलआरआईज है ना, अगर इफ दे आर नेशनलिस्ट, दे आर जी द स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडिया इन द कंट्री। बिल्कुल, आपने सही कहा। और कुलदीप जी ने कई बार मुझे कुछ डिस्कशन भी किया है कि वहाँ वहाँ के लोकलाइट भारतीयों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहाँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ग्राउंड हार्ड पे वर्क भी काम करते हैं। करते हैं और देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक इमेज बिल्ड करते हैं। आगे सहरावत साहब ने लिखा है, तालिबान को रोकने की जरूरत है। वो आपने जो अभी जवाब डेफिनेटली, दिया था। जी डेफिनेटली शरावत साहब, नोबडी वांट्स तालिबान इन देयर बैकयार्ड, सीधी बात है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान आई थिंक। और उसको भी उसकी जो है वो उस अगर तालिबान को पसंद करता है अपने बैकयार्ड में, तो उसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ रही है और आगे और ज्यादा चुकानी पड़ेगी। तो तालिबान को रोकने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो घनी गवर्नमेंट है उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे, वक्त पड़ता है तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन से या फिर ट्रेनिंग से ऐड दें। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी हमको हमारे जवानों को भेजने की जरूरत नहीं है वहां पर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगला सवाल नहीं, रिमार्क अगला सवाल है, पर उससे पहले मैं एक रिमार्क ले लेती हूँ अनिकेत का ही। अफगानिस्तान में अपनी भद पिटवाने के बाद आज अमेरिका में वो कुव्वत नहीं कि वह किसी पर हमला करे, और अगर वह करना चाहे तो अपने इराक वाले इतिहास पर नजर गड़ा ले कि उसे वहां इतने कत्लेआम के बाद भी क्या मिला। सेम मैंने वही कुछ देर पहले अफगानिस्तान यही में। कहा था कि जी सद्दाम हुसैन को टॉपल करने से पहले की स्थिति देख लीजिए इराक की और अब की देख लीजिए। सद्दाम हुसैन जब वहां पर थे तो वहां कोई आतंकवाद नहीं था, सद्दाम हुसैन को टॉपल करने के बाद ही वहां आईएसआईएस आया। तो अमेरिका ने इस प्रकार के कर्तव्य करके दुनिया को क्या गिफ्ट में दिया है? आईएसआईएस। आईएसआईएस में आधे लड़ाके तो इराकी आर्मी के ही हैं डॉक्टर साहब। नॉर्मल वो तो नहीं जाएंगे वो स्थिति, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं बचा, उनके पास परिवार पालने के उसमें लिए वो उसका हिस्सा बनेंगे। आईएसआईएस में इराकी भी हैं। और जिस तरह की फिर बाद में सरकारें बनी और जिस तरह से उन सद्दाम हुसैन के लोगों को चुन चुन के प्रताड़ित किया गया, बाथ पार्टी के लोग, देखिए एक बात मान के चलिए, आप दृष्टिकोण अपना हमेशा खुला रखें। बाथ पार्टी वट एवर इट वॉज, बट इट वॉज सो लिबरल, दे वर लिबरल पीपल। बिल्कुल तेवर। अभी फिर से तो स्थिति बाथ बदल रही पार्टी है को डॉक्टर फेवर साहब, करना समाज ओपन चाहिए हो था। रहा है। नहीं, उसके पैर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, ना कि उसके पैर काटने की। जब ठीक पैर बात। काटे तो उसका नतीजे सामने आए, वो भी झूठ बोल के। मैं एक बात वो बोलता हूं कि आप देखिए कि जितने भी तथाकथित रूप से लिबरल न्यूज़पेपर्स थे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ब्रिटेन के जो लिबरल न्यूज़पेपर्स हो, ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि डब्ल्यूएमडीज हैं, डब्ल्यूएमडीज हैं, डब्ल्यूएमडीज हैं। क्या हासिल आया? क्या मिला? कुछ ठीक भी नहीं बात। मिला। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन्होंने पैदा किया आईएसआईएस के नाम पे। ठीक वो बात। है असली वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो वहां जिसको अब अब मिल रहा है। भुगत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं नहीं, जो सिचुएशन अब मिल रहा है वहां पे था नहीं, था नहीं। अब बिल्कुल। मिल रहा है वहां पे, अब बन रहा है। अगला सवाल अनिकेत का ही है डॉक्टर साहब। अमेरिका
के नए वाले क्वाड में भारत नहीं है, भारत को अपनी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, हमको होने की जरूरत भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो पहले से ही एक फेल स्टार्टअप है। जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता आया हूं कि 2002 में इन्होंने जब अफगानिस्तान की वॉर शुरू की थी और उसमें पाकिस्तान को इन्होंने अपना सहयोगी बनाया था, उसी दिन ये जंग हार गए थे। और 2014 में क्या नाम था, जो हामिद गुल थे शायद, जो आईएसआई के पूर्व चीफ, उन्होंने जी ओपन फोरम पे कह दी थी ये बात कि दुनिया आईएसआई को याद रखेगी इस चीज के लिए कि हमने अमेरिका की मदद से सोवियत संघ को अफगानिस्तान में हराया और बाद में अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में हराया। जी तो ये भी जब इन्होंने वहां पर पाकिस्तान को रखा है, आपने वहां पर उज्बेकिस्तान को रखा है। देखिए, उज्बेकिस्तान इज गुड कंट्री, लेकिन उज्बेकिस्तान पर प्रभाव है रशिया का, उज्बेकिस्तान पर प्रभाव है चीन का। क्यों? क्योंकि रशिया के बिना उसका मार्केट नहीं चलता है। रशिया के माध्यम से उज्बेक लोग रेमिटेंसेस घर भेजते हैं। ये वैसा ही स्थिति है जैसे नेपाली लोग हिंदुस्तान के माध्यम से रेमिटेंसेस घर भेजते हैं, उज्बेक लोग रशिया के माध्यम से भेजते हैं। उनका कॉटन हुआ, उनके दूसरी चीजें हुई, वो रशिया में जाके एक्सपोर्ट होती है, उनका मार्केट है वह। और चीन और रशिया वहां के सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीन और रशिया जो है अमेरिका के क्वाड को सक्सेसफुल होने देंगे? वो पाकिस्तान तो चीन का पिट्टू बन के बैठा है, एक पेट में से तीन मुंह निकल रहे हैं। पहले में बोलता दो निकलते हैं, एक इमरान खान का निकलता है, एक शी जिनपिंग का निकलता है, अब बीच में से तीसरी मुट्ठी निकलती है और तालिबान की निकलती है। तो क्या लगता है आपको कि वो तालिबान के खिलाफ काम करेंगे सब मिलकर? वो तो तालिबान को बनाने वाले, चलाने वाले जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको तुम क्वाड में ज्वाइन कर लो, कर लो। अगर आप, मैं तो ये भी कहता हूं, पाकिस्तान ने बेसिस देने से मना कर दिया, अगर चलो ठीक है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, अगर अमेरिका जबरदस्ती उसकी एयर स्पेस को यूज कर ले, सपोज कर लो कि उस जबरदस्ती रही उससे परमिशन लेके भी करता है, तो सारे के सारा इंटेलिजेंस जो है वो पहले से ही, आप मान के चलो कि उनका जो जीएचक्यू है और आईएसआई का हेडक्वार्टर है वो तालिबान को दे देगा कि यहां पर से प्लेन गए हैं स्ट्राइक करने के लिए और ये लोकेशन है। और सिमिलरली अगर उज्बेकिस्तान वगैरह से भी होता है तो वो चीन दे देंगे, रशिया दे देंगे। डोंट फॉरगेट कि जी गुरु जो है, गुरु के ऊपर अमेरिका चार्ज लगाता, हो सकता है, होता है फॉरेन पॉलिसी में, ये सब चीजें भी कोई असामान्य बात नहीं है कि रशिया ने तालिबान को पैसा देकर अमेरिकी सोल्जर्स को मरवाया बैक स्टेप करने के लिए। तो उन दोनों की कोल्ड वॉर है। तो क्या अभी इस कोल्ड वॉर में अगर अमेरिकन जेट जाते हैं तो क्या चीन के माध्यम से या रशिया के माध्यम से तालिबान को नहीं बताया जाएगा? जब तालिबान मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बीजिंग में जाके स्टेट काउंसलर से मिल रहा है, वांग से, तो अगर उज्बेकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर रहे हैं ये, तो क्या उनको इंटेलिजेंस नहीं जाएगा? पाकिस्तान का कर रहे हैं तो नहीं जाएगा। तो अच्छा है भारत नहीं है स्क्वाड में, हमको नहीं चाहिए ऐसे जो फेल्ड वेंचर्स है उसमें रहना। अमेरिका को मुबारक हो। या इंफॉर्मेशन इज अ बिग बिजनेस डॉक्टर साहब। मुझे लगता है आने वाले टाइम में दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो इंफॉर्मेशन पे भी चलेगी, बहुत बड़ा नहीं, मार्केट ओपन होगा ये लोग हर देश बोलते में। हैं कि डेटा इज न्यू ऑयल, गलत फहमी है। डेटा इज नॉट न्यू ऑयल। देखो, डेटा अनलिमिटेड है, ऑयल इज लिमिटेड। बिल्कुल सही कहा, मतलब वो डेटा तो आने वाले टाइम देखा तो में। करेंगे इस पर, नहीं डेटा किस तरह से नया पावर है उस पर अपन बात करेंगे एक दिन। एक शो में करते हैं डॉक्टर साहब इस पे भी बात, क्योंकि इस पे आने वाले वक्त में दुनिया भर की जो एक डेटा दूसरे इज की जियो निर्भरता रहेगी वो इस स्ट्रेटेजी, पर डेटा रहेगी। इज जियो पॉलिटिक्स इन टूडेज डे एंड एज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल है, 370 और 35 ए के एब्रोगेशन के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को 2 साल बाद आप कैसे देखते हैं? क्या स्थिति है, क्या सूरत हाल है, क्या बदलाव है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान समेत उन सब लोगों के लिए करारा तमाचा था जो कहते थे कि हिंदुस्तान का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा यदि छेड़छाड़ करी 370 पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी रूलिंग एलिट हैं वहां कश्मीर में, और पर्टिकुलरली उसमें कहूंगा मुफ्ती परिवार। आप बोल सकते हो कि मुफ्ती परिवार के साथ आपने भी सरकार बनाई, हाँ हमने सरकार बनाई, लेकिन हमने ही मुफ्ती परिवार को आउट भी किया, हमने ही 370 में हटाया, और शायद उसके लिए जरूरी था कि वहां सरकार में रहना और लोगों की किस तरह से ये काम करते हैं उसको समझना। तो इसके विषय पर तो मैं ये कहूंगा। और आप ये देखिए कि वहां की जो आवाम है ना,
महबूबा मुफ्ती को आप हिरासत में ले लो, कुछ भी कर लो, उनके खिलाफ नहीं बोल, उनके पक्ष में नहीं बोलती है, ना अब्दुल्ला परिवार के पक्ष में बोलती है, ना मुफ्ती परिवार के पक्ष में बोलती है। इसका मतलब आवाम वहां की आजिज आ चुकी है इन लोगों से। पहली बात यह है। अब मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छी दिशा में जा रही हैं, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग जो थी वो लगभग लगभग बंद हो चुकी है। और मोदी जी ने मनोज सिन्हा जी को, और मनोज सिन्हा जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जिस कमरे में हम बैठे हैं, जिस सोफे पे हम बैठे हैं, उस सोफे पे बैठ के हमारे घर में बैठे हैं वो भी, तो मेरे उनसे अलग तरह का वैसा संबंध है। और मैं जानता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। बहुत जेंटलमैन है, नरम हाथ के व्यक्ति हैं, और उन्होंने पॉलिटिकली जो सब कुछ भी करना चाहिए था चीजों को ठीक करने के लिए, वो किया है। उसके परिणाम आज साफ साफ दिख रहे हैं। कश्मीर जो है वापस जन्नत बनने की कगार पर है। आप देखिए कि वन ऑफ द हाईएस्ट वैक्सीनेटेड टेरिटरीज ऑफ इंडिया इस जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दर्शाता है कि भारत किस तरह से उस क्षेत्र को देखता है, उसके लोगों को देखता है, उसकी आवाम को देखता है। तो ये 2 साल जो है ना, जम्मू एवं कश्मीर के लिए बहुत सकारात्मक रहे। अनफॉर्चुनेटली कोविड का समय रहा, तो इन्वेस्टमेंट का नहीं हो पाया, जो इन्वेस्टमेंट समिट वगैरह करना था। बस मालिक करे कि अब कोविड नहीं आए, चीजें ठीक हों। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी और भारत की सरकार अब इन्वेस्टमेंट समिट भी करेगी, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए बस कोविड का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, और बड़ी बेबाकी से और बड़ी खुलकर पार्टी लाइन से अलग हटकर व्यक्तिगत रूप से भी आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं, पर पार्टी लाइन से हटा नहीं हूं मैं। पार्टी लाइन से देखिए, जब आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर पूछा तो मैंने पार्टी लाइन ही बोली है, जो कि जी सच बात भी है। जब इंटरनेशनल की, क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्रवक्ता नहीं हूं पार्टी का, तो जी फिर जी मैंने बिल्कुल। अपना नॉलेज से बोला है जो मेरा व्यू है। पार्टी लाइन से कभी नहीं हटता हूं मैं। नहीं नहीं पार्टी डॉक्टर साहब, लाइन और भारत की वो तो लाइन हटना दोनों भी को नहीं हमेशा साथ चाहिए, लेके चलता हूं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप पार्टी लाइन पे नहीं बोलते हैं, ये हकीकत है। लेकिन जो एक ओवरऑल स्थिति है भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और किस तरह से उसकी फॉरेन नहीं, पॉलिसी काम करती है, जिस दिन उस पर पार्टी आपकी मुझे पूरा ये क्लियर काम भी होती है। देखिए, जिस दिन पार्टी मुझे फॉरेन सेल देगी, तो मैं पार्टी की ही लाइन बोलूंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। और अभी भी मैं जो बोलता हूं 100% भारत सरकार की लाइन बोलता हूं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की लाइन होती है वही बोलता हूं। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है, बड़ी स्पष्ट बोल रहा हूं, जो विदेश मंत्रालय की लाइन से बाहर है। जो मेरी सरकार की पोजीशन है वो मेरी पोजीशन है। अब आपकी आपकी सरकार की पोजीशन ही इसको स्ट्रोंग करती है डॉक्टर साहब। इसी इसी से समझ में आता है कि अच्छा, भारत मैं की एक बात फॉरेन बोलूं मनु जी, दुनिया में रूपरेखा ले ली। एक सरकार बताओ जिसके सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, जिसके इजराइल से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, जिसके ईरान से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। तीनों को एक मंच पर पहली बार ही भारत लेकर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब। भले इस मंच पर नहीं लाया हो, लेकिन हम तो उन तीनों के साथ हैं, और नहीं, यही वो मंच तीनों है डॉक्टर हमारे साहब, साथ हैं। यही मंच है जिसमें वो तीनों ही भारत के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं, फेवरेबल सिचुएशन में भारत के साथ खड़े होते हैं। यही एक मंच है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कूटनीति की सफलता कहलाती है कि जब आप तीन अलग अलग विरोधियों को एक मंच पर अपने फेवर में लेके आते हो, वो बड़ी बात है। इससे बढ़कर और प्लस क्या हो नहीं, सकता है। प्लस फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मोदी जी को मिला है। जी डॉक्टर साहब, इस पर तो बड़े चर्चा गाहे बगाए आज भी होती रहती है, और खासकर पड़ोस में तो बहुत होती है, अपने यहाँ तो खैर होगी ही होगी। और हमारे यहाँ पर दोनों, सबसे अच्छी बात भारतीय लोकतंत्र की ये है कि कोई पसंद करे या ना करे, चर्चा का विषय रहते ही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ आज हमारे बिग न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हमने बात की कि यूएसए और ईरान और इजराइल में आने वाले वक्त में क्या स्थिति होने वाली है। भारत सबसे पहले रईसी के ओथ लेने के बाद पहले विदेशी कंट्री बनी जिन्होंने मुलाकात की। भारत और ईरान के संबंध पहले भी बेहतर रहे थे, आज भी बेहतर हैं, और उन्हें और बेहतर करने की जरूरत है। इस पर भारत सरकार अपने फॉरेन पॉलिसी के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही हमने बात की डिजिटल युआन की क्या स्थिति होगी आने वाले टाइम में, और यूएसडी डॉलर की क्या स्थिति है। और उसके साथ सबसे अहम सवाल, यूएनएससी में भारत ने अफगानिस्तान पर मीटिंग बुलाई, और 2 साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर की क्या स्थिति है 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद।
के बाद इन सब पर डॉक्टर शेख ने एज यूजुअल बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, पार्टी लाइन को भी फॉलो किया, उसके साथ साथ भारतीय छवि, भारतीय व्यक्तित्व और भारतीय शैली, जो एक कूटनीति की शैली है, जो हर तरह से सबको साथ लेकर चलने में यकीन करती है, उस पर आप लोगों के सवालात के जवाब दिए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं नए सब्जेक्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।